अब हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लोइड एंड मैक्लाइन मैककार्टी। इन तीनों साइंटिस्टों ने जो है बायोकेमिकल नेचर डिस्क्राइब किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में लास्ट में पढ़ा था कि एक हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को हमने आर स्ट्रेन लाइव के साथ ऐड करके माइस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी और देखा था द माइस विल बी डाई। और इसके पीछे रीजन दिया था कि हीट किल एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को कुछ न कुछ ट्रांसफर किया था और जो चीज ट्रांसफर की थी उसको नाम दिया था जेनेटिक मटेरियल। और उसके ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण आर के अंदर ऐसी एबिलिटी आ गई थी कि उसने कोटिंग डेवलप कर ली म्यूकस की, और म्यूकस की कोटिंग के कारण इट बिकम वायरलुवेंट। फिर इन्होंने यहाँ पे देखा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। फिर इन्होंने यूज किया कुछ एंजाइम्स का। इन्होंने एंजाइम यूज किए प्रोटीएज, डीएनएज, आरएनएज। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है, ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है। इन्होंने अब यहां पर प्रोटीएज को लिया। अगर जो चीज यहां से यहां ट्रांसफर हुई थी जेनेटिक मटेरियल, अगर यहां प्रोटीन होता, यहां से निकलता तो प्रोटीएज इसको डाइजेस्ट कर देता, लेकिन यहां पे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब जो चीज यहां से यहां ट्रांसफर हुई थी वो प्रोटीन नहीं था। फिर इन्होंने यहां पर आरएनए का यूज किया, फिर भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि यहां से यहां जो चीज ट्रांसफर हो रही थी वो आरएनए भी नहीं था। अगर आरएनए होता तो आरएनए जिसको डाइजेस्ट कर देता, ये चीज रिवर्स होती, ये माइस जिंदा रहता। फिर उन्होंने डीएनए का यूज किया। जब डीएनए का यूज किया तो ये चीज में रिवर्स आया, ये माइस क्या हुआ, लाइव हुआ। इससे पता चला, इससे हमें बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के बारे में पता चला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन लाइव में आया था, जिसके कारण ये वायरलुवेंट हुआ था। इसे नोट कर लीजिए। रेप्लिकेशन एंड दी आरएनए वर्ल्ड। हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, अब हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, टी इज रिप्लेस बाय यूरासिल, थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरासिल। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप एमआरएनए, सेकंड टाइप टीआरएनए एंड द थर्ड टाइप इज आरआरएनए। इसको बोलेंगे मैसेंजर आरएनए, इसको बोलेंगे ट्रांसफर आरएनए, इसको बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए। अलग अलग का अलग अलग रोल होता है। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक डीएनए सीक्वेंस था, एक प्रोसेस आपको पढ़ाई जाएगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए में कॉपी होंगी, तो ये एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है। इस पे मैसेज होता है इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, इन द फॉर्म ऑफ कोडोन फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। इस एमआरएनए पे क्या होता है, कुछ कोड्स होते हैं, जैसे AU, CG, GUG, कुछ इस प्रकार से AAA, इस प्रकार से क्या होते हैं, इसके ऊपर कोडोन होते हैं। और ये कोडोन क्या करेंगे, ये कोडोन
अमीनो एसिड्स को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? अमीनो एसिड्स को शो करेंगे। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए पे क्या होता है? मैसेज फॉर प्रोटीन फॉर्मेशंस होता है। वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ कोडोन। ये आपको लेटर बताया जाएगा। फिर जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए क्या करता है? इन कोडोन को अमीनो एसिड के अंदर ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है। और दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करेगा। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा? राइबोसोम प्रोवाइड कराएगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इट प्रोवाइड राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा? आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, जिसके थ्रू एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे। और उस टाइम पे आरएनए राइबोसोम प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आरएनए वर्ल्ड और कुछ टाइप्स के आरएनए। फिर हम बात करेंगे रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। ये डीएनए के डबल होने की प्रोसेस होती है। जैसे देखिए, आपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ा है, उसमें एक फेस आता है एस फेस। एस फेस मीन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इस सिंथेसिस ऑफ डीएनए में क्या होता है? जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है 5' to 3' और 3' to 5', तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये यहाँ पे एक्ट करेगा। और यहाँ पे एक्ट करके, यहाँ पे मान लीजिए ए है, तो यहाँ पे वो किसको पढ़ेगा? टी को पढ़ेगा। और इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसमें ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है, ये दोनों के दोनों पेरेंट स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। एक्ट एज टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब होता है जहां से या जिसकी हेल्प से डीएनए का नया सीक्वेंस बनता है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो रेप्लिकेशन में बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मीनिंग ये भी है कि अगर मान लो यहाँ पे ये है, तो ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराएगा? टी प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे सी है, तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा? ये जी प्रोवाइड कराएगा। तो इस प्रकार से क्या होगी? एक नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। क्या होगी? एक नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। और ये डीएनए का 2C कंटेंट से कितना कंटेंट हो जाएगा? 4C कंटेंट हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की जो डबल होने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए क्यों डबल होता है? जब कोई भी सेल डिवाइड होगी, तो उस सेल के डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस का भी डबल होना जरूरी है, और न्यूक्लियस के डबल होने के लिए डीएनए का भी डबल होना जरूरी है। फिर हमारी बात है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। देखिए, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि ये पेरेंट स्ट्रैंड था, इससे हमें 2 डॉटर स्ट्रैंड मिले, 2 डॉटर डीएनए मिले। तो इन डॉटर डीएनए में जो पेरेंट का स्ट्रैंड है, वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कि डॉटर स्ट्रैंड में पेरेंट स्ट्रैंड जो है कंजर्व रहता है। इसलिए जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन है, इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। फिर की जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है, वो सेमी कंजर्वेटिव है। इसके लिए मीजल्सन और स्टेहल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, इसके लिए इन्होंने दिया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो मीजल्सन और स्टेहल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए NH4Cl का मीडियम लिया, और यहाँ पे जो N लिया वो N15 लिया। और N15 क्या होता है? ये N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होता है। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन।
बट आपने ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो आपने ध्यान देना है कि सिर्फ ये हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कराया, डीएनए को ग्रो कराया इस मीडियम के अंदर। तो भाई या उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने NH4Cl के मीडियम के अंदर ग्रो कराया। तो जब मीडियम में किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो वो कॉलोनी शो करेगा। और दूसरी चीज NH4Cl का मीडियम है, तो यहाँ से ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, नाइट्रोजन एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट जो N15 है वो हमें बैक्टीरिया के डीएनए में भी देखने को मिलेगा। तो जब हम किसी ई कोलाई बैक्टीरिया को नाइट्रोजन के मीडियम में ग्रो कराएंगे तो बैक्टीरिया उसे एक्युमुलेट करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और उस आइसोटोप को जब हम हैवी आइसोटोप को CaCl सीजियम क्लोराइड के मीडियम से ट्रीट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो हम इन्हें अलग से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डीएनए हैवी डीएनए होगा एज कंपेयर टू पेरेंट डीएनए। तो उन्होंने पहले पॉइंट में क्या किया, उन्होंने NH4Cl का मीडियम लिया और ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया, तो देखा कि N15 जो है इस बैक्टीरिया के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। इसे हम पेरेंट स्ट्रैंड से अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग सीजियम क्लोराइड। तो एज ए रिजल्ट N15 जो है ई कोलाई के डीएनए के अंदर एक्युमुलेट हो गया। हमने इसको मीडियम अभी N15 मीडियम में रखा, फिर हमने क्या किया, इसके मीडियम को चेंज कर दिया। अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया को मैंने N15 की जगह N14 क्लोराइड के मीडियम के अंदर रख दिया, और N14 जो है वो लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होता है। पहले मैंने इसको ई कोलाई को यहाँ पे ग्रो कराया, जिसके कारण डीएनए में N15 हमें दिखाई देगा। फिर हमने क्या कर दिया, ई कोलाई को उस मीडियम से हटा करके N14 के मीडियम में रख दिया। तो अब एज ए रिजल्ट जब 20 मिनट बाद, जब 20 मिनट बाद ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, ये ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इसके डिवाइड होने के लिए डीएनए का भी डबल होना जरूरी होगा, और ये बैक्टीरिया उस मीडियम से N14 को लेगा। ठीक है, तो जो नए डॉटर स्ट्रैंड आएंगे उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, N14 देखने को मिलेगा, और पेरेंट में क्या देखने को मिलेगा, हमें N15 देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर कैसे बैंड दिखाई दिए, मुझे यहाँ पर हाइब्रिड बैंड दिखाई दिए। फिर 40 मिनट तक मैंने मीडियम को चेंज नहीं किया, तो 40 मिनट के बाद मुझे दो तो ये हाइब्रिड दिखाई दिए और नए जो दिखाई दिए वो N14 वाले दिखाई दिए, और मैं सीजियम क्लोराइड का यूज करके इस सीजियम क्लोराइड का यूज करके CaCl का यूज करके इनको अलग कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो हमें जब हाइब्रिड बैंड दिखाई दिए तो इससे ये समझ में आया कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है और पेरेंट स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड के अंदर कंजर्व रहता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को नोट कर लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये इस टॉपिक से। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट टेलर और हिज कलीग, टेलर और उसके कलीग थे, उन्होंने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया विशिया फैबा, द साइंटिफिक नेम ऑफ फैबा बीन्स। उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, और बताया कि जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं
और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए होता है। और जब सेल साइकिल का एस फेस आता है तो इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए का कंटेंट है 2C से कितना होता है, 4C होता है। तो जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो रेप्लिकेशन भी क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई टेलर और उसके कलीग्स ने किस चीज पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, फैबा बीन्स पे। और किस लिए किया था कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो भी कुछ इसी प्रकार से रेप्लिकेशन करता है और वो रेप्लिकेशन भी क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। अब हम आगे पढ़ेंगे द मशीनरी एंड द एंजाइम। अब इस बात को इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए, टेलर और कलीग और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इन द क्रोमोसोम्स। अब हम पढ़ेंगे मशीनरी एंड दी एंजाइम्स के बारे में। जैसे हमने भी डिस्कस किया था रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ होता है, तो इसी प्रकार से हमारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कराने में हेल्प करते हैं। आइए उन एंजाइम्स के बारे में जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड होता है। तो 20 मिनट में जब ये डिवाइड होता है पूरी तरह से, तो लगभग 18 मिनट के अंदर इसका डीएनए डबल हो जाता है। तो अगर हम एवरेज देखें तो जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है वो लगभग 18 मिनट्स के अंदर नए बेस पेयर बना देता है, नया डीएनए बना देता है। तो इसको लगभग देखा जाए तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड पेयरिंग करनी पड़ती है। तो इसको बहुत ही फास्ट होना पड़ता है, इसको बहुत ही फास्ट होना पड़ता है। और फास्ट के साथ साथ एंजाइम को क्या होना पड़ता है, एंजाइम को एक्यूरेट भी होना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये स्ट्रैंड टेम्पलेट है, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो मान लीजिए यहाँ से अगर मैं नया स्ट्रैंड बनाऊँ तो इसकी जगह टी आना चाहिए, यहाँ जी आना चाहिए, यहाँ ए आना चाहिए, यहाँ सी आना चाहिए। अगर ये फास्ट के साथ एक्यूरेसी नहीं रहेगा, मान लीजिए जी की जगह यहाँ पे ए लिया आया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह की म्यूटेशन क्रिएट होंगे। तो हमारे जो एंजाइम होते हैं वो फास्ट के साथ साथ क्या होते हैं, एक्यूरेट्स भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज की। देखिए ये एक डीएनए है, मान लीजिए इसकी पोलैरिटी है 5' to 3' और 3' to 5'। तो डीएनए के अंदर एक प्लेस होता है जहां से क्या होगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। मान लीजिए ये प्लेस यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या होगा, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर एक ORI क्रिएट होगा। इसको बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। ये वो प्लेस है जहां से क्या होगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। और अब डीएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर ऐड होगा और इस डीएनए से नया डीएनए सिंथेसाइज करेगा। देखेंगे कैसे सिंथेसाइज करेगा। डीएनए जो है वो पॉलीमराइज करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन है 5' to 3'। डीएनए की पॉलीमराइजेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए की पॉलीमराइजेशन एक ही डायरेक्शन में करता है, और वो डायरेक्शन है 5' to 3'। फिर यहां किस तरह से पॉलीमराइजेशन होगी, यहां पॉलीमराइजेशन होगी यहां पर भी 5' to 3' होगी। लेकिन यहां पर क्या होंगे, डीएनए के फ्रैगमेंट ऐड होंगे, क्योंकि यहां पर जो पॉलीमराइजेशन होती है वो पॉलीमराइजेशन कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होती है। यहाँ पर कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होती है और यहाँ पर डीएनए के फ्रैगमेंट ऐड होते हैं। उसका कारण मैंने बता दिया है कि
जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक ही डायरेक्शन में करता है, और यहाँ पर सिर्फ क्या ऐड होंगे, यहाँ पर फ्रैगमेंट होंगे। बाद में ये फ्रैगमेंट एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन फ्रैगमेंट को ऐड करेगा और हमारी पॉलीमराइजेशन को पूरी तरह से करेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होती है, यहाँ पे फ्रैगमेंट बनते हैं, तो इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो इस वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, इस वाले स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ओआरआई सीखा, और हमने डीएनए पॉलीमरेज की पॉलीमराइजेशन को सीखा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, और वो डायरेक्शन है 5' to 3', जिसके कारण यहाँ तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही, यहाँ पर क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। इसे आप नोट कर लीजिए।